हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स को बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश में हम स्टार्ट करेंगे और दोनों की अलग अलग क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलने वाली होंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हिंदी मीडियम से। तो आज की क्लास अपनी हिंदी मीडियम की क्लास है और शाम तक इंग्लिश मीडियम की क्लास भी आपके बीच अपलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो देखो, जैसा कि सेकेंड ईयर में अपनी फिजिक्स की 3 बुक हैं, थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि थर्ड बुक है, पेपर थर्ड है, उसको आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आने वाले समय में बिल्कुल हम दोनों बुकों के ऊपर जो बाकी छूट गई हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन थर्ड पेपर के ऊपर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, किन चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो सभी चीजें आज की क्लास में अपन बेसिक से जानेंगे। नोट्स वगैरह का क्या रहेगा, वो सभी चीजें जो कि तमाम चीजें अपने माइंड में रहती हैं। एक ऑनलाइन क्लास जब अपन लेते हैं, जब पहली बार किसी चैनल से जुड़ते हैं, तो सैकड़ों सवाल अपने माइंड में घूमते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दे सकूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से अपने कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं, अब ऑफलाइन क्लासेज का मतलब ये नहीं है कि हमारी तो क्लासे ही न लगती, वैसे ही लगती हैं क्या यहाँ भी। तो ऑफलाइन क्लासेज का मतलब है कि नोट्स लिखाने का जो शेड्यूल होगा वो आपको, देखो, पीडीएफ वाइज नोट सॉल्यूशन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, बट उससे पहले जब तक नहीं हो सके तब तक आपको क्लास में ही नोट्स लिखाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्लास में अगर नोट्स लिख लिए जाए तो फिर बेनिफिटेबल काम होगा। और तो पीडीएफ वाइज नोट सॉल्यूशन बिल्कुल लॉन्च होगा, क्यूआर कोड सॉल्यूशन भी लॉन्च होगा, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा, अभी इतना वक्त नहीं है। तो बिल्कुल वो भी आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्लास से ही नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा और ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहें। अब अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किन चीजों के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अपने फर्स्ट ईयर में कुल 4 यूनिटें थी। फर्स्ट ईयर में कुल 4 ही यूनिट थी। 4 यूनिटों के प्रत्येक यूनिट के 2-2 चैप्टर थे। तो अपने सेकेंड ईयर में भी वैसे ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कुल 4 यूनिटें हैं और प्रत्येक यूनिट के 2-2 चैप्टर हैं, यानी कुल 8 चैप्टर अपने सिलेबस में हैं। और सिलेबस आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो सिलेबस आप देख ले गूगल से। जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट आपके सिलेबस में है, उसी प्रकार से आप फिर अपनी तैयारी का जारी रखें। बेसिकली मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी को लेकर के चल रहा हूँ। बाकी सभी टॉपिक्स आपको क्लियर कराए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि, वैसे देखो, जैसे मैं फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि आपके वो थर्ड यूनिट हो। मैं आपको सेकंड यूनिट, जहाँ कहीं सेकंड यूनिट की बात करूंगा, हो सकता है कि सिलेबस में आपके वो थर्ड यूनिट हो। इतना ही, और कोई खास वैसे मेरे ख्याल से जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट हैं जो आपके सिलेबस में होंगे और कुछ पॉइंट हो जो आपके सिलेबस में नहीं होंगे। तो बिल्कुल आपको सिलेबस के ऊपर एक बार जरूर नजर दौड़ानी चाहिए। तो सिलेबस आप देख लेना। सेकंड चीज अगर बात करें तो किन चीजों के ऊपर आप अध्ययन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको मैं बताऊं, जैसे अपन ने 12th में पढ़ा था ट्रांजिस्टर, तो वो तो एक छोटा सा एक बेसिक चीज थी। लेकिन अब अपने पूरा चैप्टर है, वो पूरा एक चैप्टर ट्रांजिस्टर का ही है। तो पूरा विश्लेषित रूप से अपन उसे पढ़ेंगे। फिर अपन ने 12th में पढ़ा था कुछ गेट वगैरह के बारे में, तो वो भी एक साइड चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था। उसी गेट के चैप्टर को और अपन थोड़ा विश्लेषित करके और थोड़ा एनालिसिस होकर के और अपने बीएससी में। फिर अगर बात करें तो जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में बुलन अलजेब्रा पढ़ा था, अपने मैथमेटिक्स में बुलन अलजेब्रा की एक पूरी यूनिट थी, वो अपन ने पढ़ी। तो वो कहीं ना कहीं अपने इस गेट वाले चैप्टर से संबंधित होगी, या गेट वाले चैप्टर में आपको उसके जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे।
फिर ऑसिलेटर तो वो शायद आपके लिए नया है, वो आपने मेरे ख्याल से कहीं परिचर्चा नहीं की होगी ऑसिलेटर की। सर्किट वगैरह की जैसे किरचॉफ लॉ वगैरह वो आपने पढ़े हैं। उन्हीं चीजों को अपन थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे। उन्हीं चीजों में जैसे किरचॉफ के लॉ अपन ने पढ़ लिए, किरचॉफ का करंट लॉ अपन ने पढ़ लिया, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अपन ने पढ़ लिया, वो वहां तक तो आपने पढ़ लिया। अब अपन किरचॉफ के करंट लॉ और वोल्टेज लॉ के अतिरिक्त परिपथ से धारा और वोल्टा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर क्या क्या फंक्शन यूज में लिए जाते हैं, तो वो सभी चीजें अपन बात करेंगे। मेरे ख्याल से अभी आपको थोड़ा अटपटा फील हो रहा है, और अगर अटपटा फील हो रहा है तो होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ नई चीजें हैं, कुछ पुरानी चीजें हैं, वो तो खैर आप समझ लेंगे, लेकिन कुछ नई चीजें जैसे मैंने आपको बताया तो उसमें लग रहा होगा कि क्या पता क्या ही, लेकिन कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं बहुत ही इजी बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, सरल बुक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो सबसे पहले आप नोटबुक पेन उठाइए और उस पर हेडिंग लगा लीजिएगा, यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट क्या है, सर्किट एनालिसिस परिपथ विश्लेषण। हेडिंग डाल लीजिएगा सर्किट एनालिसिस परिपथ विश्लेषण। फिर अपन बात करें एक एक चीज को, और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल जीरो से अपन स्टार्ट करें। देखो कुछ बेसिक सी परिभाषाएं मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, और आज की क्लास मैंने सिर्फ बेसिक पे रखी है। ऐसी चीजें जो आपने बिल्कुल पढ़ रखी है, कुछ चीजें होंगी जो आप सुन रहे होंगे पहली बार, लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक मेरा मानना है वो चीजें आपने बिल्कुल पढ़ रखी है। तो उन्हीं बेसिक सी चीजों को अपन पढ़ते पढ़ते और फिर थोड़ा लेवल अपन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक क्लियर हो। तो मैं यूनिट को और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, तो सभी मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान देना। सर्किट एनालिसिस परिपथ विश्लेषण आपने हेडिंग डाल ली। अब देखते हैं क्या होता है परिपथ विश्लेषण। देखो सबसे पहले हेडिंग डाली परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण क्या होता है, परिपथ विश्लेषण को समझो। परिपथ विश्लेषण यानी परिपथ को विश्लेषित करना। अब परिपथ को विश्लेषित करने से क्या आशय है, परिपथ को विश्लेषित करने से आशय यह है कि अपने परिपथ से वोल्टता और धारा का मान ज्ञात करना। अपने सर्किट से धारा का मान भी ज्ञात करना और वोल्टता का मान भी ज्ञात करना, उसको बोलते हैं परिपथ विश्लेषण। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो अपन आगे देखेंगे। तो सर्वप्रथम अपन ने चैप्टर का नाम देखा। अब अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स अपन पढ़ रहे हैं वास्तविकता में वो किस चीज की बला है। तो इलेक्ट्रॉनिक शब्द दो शब्दों के मेल इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स से मिलकर बना हुआ है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स इन दो शब्दों का मेल है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो वही चीज है जो अपन ने 11th-12th में पढ़ रखा है, और जिसके बारे में अपन ने बहुत बहुत अधिक परिचर्चाएं की है कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर केमिस्ट्री ने तो इलेक्ट्रॉन के नाम पे पूरा बवाला ही कर रखा था कि बोर्ड ने ये कह दिया, फिर थॉमसन आए, थॉमसन के बातों को नहीं माना, फिर निल्स बोर ने वो अपना वो दिया है। वो कितने परमाणु क्रमांक वगैरह परमाणु भार के वो था केमिस्ट्री में, और इसके अतिरिक्त अपने फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ाई है। तो परमाणु का तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो ही इलेक्ट्रॉन, उसी की बात। मोशन, मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन, और मोशन क्या होती है, गति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की गति। दोनों शब्दों को आप जोड़ोगे तो एक शब्द निकल करके आ रहा है इलेक्ट्रॉन की गति। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब भी यही है कि किसी भी भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन की गतिविधि के बारे में परिचर्चा करें, इलेक्ट्रॉन की गतिविधि के बारे में बात करें, तो उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। होपफुली डेफिनेशन आपको जरूर समझ में आई होगी। अब अपन इलेक्ट्रॉनिक्स को तो चलो मान लिया, अब बात करें, देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कई बार मेरे ऐसा दिमाग में मेरे खुद के आता है कि यार कभी कभार अपने आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कभी अपने माइंड में अपन कहीं ना कहीं पढ़ते ही है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो माइंड यार ऐसे रहता है कि क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है या फिर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन अलग चीज है और मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन वास्तविकता में किसी ऑर्बिट में एक निश्चित डायरेक्शन में चक्कर लगाता है, यानी अगर किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी कक्षा में
एक निश्चित डायरेक्शन में जो चक्कर लगा रहा है उसको तो अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में नहीं होता, किसी कक्षा का वो किसी कक्षा का भाग नहीं होता है, वो वास्तविकता में ऑर्बिट में नहीं रहता, ऑर्बिट के कहीं भी बाहर रहता है। और जब अपन उस पर कोई भी प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर का मतलब है यहाँ पे वोल्टेज से, जब फ्री इलेक्ट्रॉन पर अपन कोई भी वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, वोल्टेज से उस पर प्रेशराइज किया जाता है, तो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, गति करने लगता है। और गति करते वक्त वो क्या करता है, धारा का प्रवाह करता है, और उससे क्या होती है, करंट का फ्लो होता है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। वैसे बेसिक सी चीजें हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज है नहीं। आप हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये दो पोर्शन आप बना लो, इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स इन दो शब्दों का मेल है। मैकेनिक्स को अपन लिखते हैं मोशन, मैकेनिक्स को क्या लिखते हैं, मोशन, और मोशन का अर्थ भी क्या होता है, गति। अर्थात अर्थात लगा के लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब अपन बात करते हैं आगे, और आगे अपन जानते हैं सर्किट क्या होता है। सबसे पहले ये परिभाषा आपने लिख ली, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब दोस्त अपन जानते हैं सर्किट क्या होता है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी अपन बात करें कि विद्युत धारा। अब अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर, और उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या होती है, तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी आवेश प्रवाह की दर, यानी किसी समय में अपन कोई भी निश्चित टाइम ले लें और टाइम के सापेक्ष जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे भी विद्युत धारा बोलता है, और उसको विद्युत धारा बोलते हैं। या फिर अपन बेसिक सी परिभाषा दे तो अपन बोल देते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश प्रवाह होने की जो रेट है, जिस रेट से अपना आवेश फ्लो हो रहा है उसको बोला जाता है करंट। अर्थात इसे अपन किससे, आई से डिनोट करते ही है, तो इट्स इज डिनोटेड बाई आई। और इट्स इज डिनोटेड बाई आई। अब देखो, आई से इसे निरूपित करते हैं, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं कि माना किसी क्यू समय में टी टाइम, किसी टी टाइम में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, किसी टी टाइम में अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो एक यूनिट टाइम में कितना आवेश फ्लो होगा, एक यूनिट टाइम में दोस्त कितना आवेश फ्लो होगा। इसको एक बार थोड़ा नीचे कर दें अपन ताकि कोई दिक्कत ना करे। तो एक यूनिट टाइम में दोस्त आवेश फ्लो होगा क्यू अपॉन टी। तो इसको ही, जो एक यूनिट टाइम में यह आवेश फ्लो हो रहा है, इसको ही अपन बोल देते हैं विद्युत धारा। और इसका जो एसआई मात्रक होता है विद्युत धारा का, वो एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है मेरे भाई, वो होता है एम्पियर। तो होपफुली विद्युत धारा क्या होती है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी मैं आपको यहाँ से कैमरे से दूर हट रहा हूं, और इस चीज को ऐसे कैसे आप नोट डाउन कर लें। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, हेडिंग डाल लें, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, हेडिंग डाल लें, और उसमें पहला पॉइंट डालें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश में भी लिख लें मेरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और क्या होती है विद्युत धारा, तो लिख लें आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से निरूपित करते हैं, इसे आई से निरूपित करते हैं। अर्थात अर्थात टी टाइम में कोई क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 1 यानी यूनिट टाइम में आवेश प्रवाहित होगा क्यू अपॉन टी, तो इसे अपन क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर मेरे भाई। अब अपन आगे पढ़ेंगे सर्किट। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ने वाले हैं सर्किट। एक बार मैं पेज का कलर चेंज करूं तब तक, और और ठीक है। तो दोस्त सर्किट अपन ने क्लास 8 में 9th में इनमें कहीं ना कहीं सर्किट के बारे में अपन ने बात की ही है। सर्किट का मतलब क्या होता है, कोई भी धारा का जो बंद पथ है, जो क्लोज पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। यानी कोई भी धारा का बंद पथ है जिसमें कोई ना कोई सोर्स उपस्थित होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगा होगा, उस सोर्स को सोर्स से जो करंट निकल रही है उसको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस निकल रहा होगा, और उसी को अपन बोलते हैं सर्किट। जो कि एक बहुत ही बेसिक परिभाषा है, लेकिन सर्किट को मैं फिर लिंक करूंगा नेटवर्क से, तो नेटवर्क में कोई दिक्कत ना आए इसलिए। और आपको लग भी रहा होगा यार बहुत ही ज्यादा बेसिक है, लेकिन जितना अधिक अपन बेसिक से और जितना अधिक मिनी जो माइनर चीजें हैं उनको जितना जल्दी अपन क्लियर करेंगे, जितना अधिक क्लियर करेंगे, तो आगे अपना चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सर्किट क्या होता है, धारा का बंद पथ होता है। अब धारा के बंद पथ को अपन परिपथ कहते हैं, और अपना कोई भी बंद पथ है उसे अपन परिपथ नहीं बोलेंगे। करंट का होना बहुत जरूरी है, मतलब सोर्स लगा होना चाहिए। वैसे 8 क्लास की ये डेफिनेशन है, तो आप सर्किट हेडिंग डाल लो, और सर्किट हेडिंग डालने के बाद लिख लो धारा का बंद पथ परिपथ कहलाता है। और ये ऐसे कैसे ये डायग्राम बना लो भी, ऐसे जैसे ये डायग्राम बना लो, धारा का बंद पथ परिपथ कहलाता है। और इसमें ये अपना जो रेजिस्टेंस है ही, ये वाला रेजिस्टेंस है, और सर्किट हो गया, इसमें सोर्स लगा है, आई करंट सब में फ्लो हो ही रही है, तो ये इस प्रकार से आई करंट इसमें सब में आ ही रही है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर सभी को। अभी परिपथ क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं नेटवर्क के ऊपर। जाल, अब सोचो, अब ध्यान से सुनना। अब धीरे धीरे अपना चैप्टर अपनी स्पीड को धीरे धीरे पकड़ रहा है। अब चीजें नई नई चीजें आपके सामने आएंगी। मेरे ख्याल से सर्किट तक तो आपको पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, वो तो बेसिक सी चीजें थी, वो तो आपको आती होंगी, मैं ये मान के चल रहा हूं। अब बात करते हैं जाल की। तो अगर दोस्त आपको मैं बताऊं, तो जाल वास्तविकता में एक सर्किट ही होता है। अगर अपन जाल की बात करें ना, तो जाल वास्तविकता में एक सर्किट ही है, वास्तविकता में एक परिपथ ही है। लेकिन जब परिपथ समूह के रूप में आ जाए, जब अपना परिपथ ग्रुप के रूप में आ जाए ना, तो उसको फिर अपन सर्किट ना बोल करके नेटवर्क बोल देते हैं। इसलिए जाल की परिभाषा भी यही है कि परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड नेटवर्क। यानी नेटवर्क का मतलब क्या है, अगर अपना परिपथ है, जैसे अकेला कोई परिपथ आ रहा है, तो उसका तो अपने को कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अकेला परिपथ है तो अपन उसको बोल देंगे भाई परिपथ है। लेकिन फिर परिपथ अगर समूह में आ जाए, जैसे 2 परिपथ एक साथ आ गए, या 3 परिपथ होगा एक साथ समूह हो गया, 4 परिपथ एक साथ समूह में आ गए, तो फिर जैसे 4 परिपथ आ गए, तो अपन उनको फिर 4 परिपथ ना बोल करके और बोल देते हैं कि एक जाल है। क्या बोल देंगे उसको, कि एक जाल है। तो जाल की सीधी सी परिभाषा हो गई कि अगर परिपथ समूह में आ जाए तो अपन उन्हें जाल कहते हैं। जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड में नजर भी आ रहा होगा जाल, एक और मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक और संधारित्र लगा रखा है। तो आप देखोगे कि भाई एक सर्किट तो ये वाला हो गया, भाई एक सर्किट तो ये वाला हो गया, और दूसरे वाला सर्किट ये वाला हो गया, क्योंकि अपन बोल ही तो रहे हैं कि धारा का बंद पर सर्किट होता है। अब 2 सर्किट हो गए, जैसा कि मैंने इसमें नाम भी दे रखा है, सर्किट फर्स्ट और सर्किट सेकंड। तो धारा का जो बंद पथ है वो जाल कहलाता है।
धारा का जो बंद पथ है वो जाल कहलाता है, और परिपथ कहलाता है, सॉरी। और अगर परिपथ समूह में आ जाए तो फिर अपन उसे जाल कह देते हैं। अब देखो, बात हो गई जाल की। अब अपना परिपथ भी विद्युत स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यानी विद्युत स्रोत के आधार से मतलब है कि विद्युत स्रोत के आधार पर परिपथ को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब विद्युत स्रोत से ये मतलब है कि अगर अपने परिपथ में या तो विद्युत स्रोत प्रेजेंट होगा, भाई विद्युत स्रोत का क्या ही होगा, विद्युत स्रोत का आधार यही होगा कि एक परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत प्रेजेंट है उसको तो अपन बोल देंगे सक्रिय जाल। और एक नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है, तो उसको फिर बोल देंगे अपन पैसिव नेटवर्क। तो यानी जाल दो प्रकार का होता है विद्युत स्रोत के आधार पर, सक्रिय जाल और निष्क्रिय जाल। सक्रिय जाल नाम से पता चल रहा है ये एक्टिव होगा, और जाल एक्टिव कब होगा, जब उसमें विद्युत स्रोत उपस्थित होगा। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, मनुष्य कब एक्टिव होता है? आपको कोई काम करने के लिए दिया जाए, कोई भी कार्य करने के लिए दिया जाए, तो आप कब उस कार्य को बहुत ही सही और अच्छे ढंग से कर पाओगे? तो आप कहोगे भाई हमारे अंदर जब तक एनर्जी है तब तक हम एक्टिव रहेंगे। तो एनर्जी कहां से प्राप्त होगी? तो आप कहोगे भाई भोजन से प्राप्त होगी। तो अपने मनुष्य शरीर के लिए भोजन क्या कर रहा है? एक सोर्स का काम कर रहा है। भाई भोजन एक सोर्स का काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन नेटवर्क की बात करें, तो नेटवर्क में जो अपना सोर्स है वो सोर्स का काम है। जो अपनी कोई बैटरी लगा रहे हैं अपन किसी नेटवर्क में, जैसे बैटरी वगैरह लगाते हैं, तो सोर्स का काम करती है। अपन को एनर्जी मिलती है सर्किट में, एनर्जी के रूप में क्या मिलता है? करंट मिलती है। अगर अपने सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो फिर वो क्या हो गया? एक्टिव हो जाएगा। और अगर अपने सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो वो पैसिव हो जाएगा। तो अपन इस प्रकार से भी नेटवर्क की परिभाषा दे सकते हैं। भाई करंट के आधार पर दें, अगर अपन को कोई कहे कि भाई करंट के आधार पर जाल के प्रकार, तो वो भी दो ही तो होगी। भाई अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी नेटवर्क में तो उसको कह देंगे एक्टिव नेटवर्क, और अगर अपने जाल में अपन अपने नेटवर्क में करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है उसे कहेंगे पैसिव नेटवर्क। बात तो एक ही है। भाई सोर्स होगा तो करंट का फ्लो तो होगा ही, सोर्स का मुख्य अर्थ ही अपने करंट को फ्लो होना है। तो बात तो दोनों एक ही है। तो आपको विद्युत स्रोत के आधार पर जाल के प्रकार कोई पूछे तो वो दो प्रकार होते हैं, एक होता है सक्रिय जाल और दूसरा होता है निष्क्रिय जाल। नाम से दोनों का पता चल ही रहा है। सक्रिय का मतलब वो एक्टिव होगा, और अपना जाल कब एक्टिव होगा? जब उसमें करंट होगा। करंट कब होगा? जब अपने जाल में सोर्स होगा। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित हो वह तो होता है सक्रिय जाल, और वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत अनुपस्थित हो वो होता है निष्क्रिय जाल। चलेगा, अभी आप हेडिंग डाल लें जाल, और जाल को इंग्लिश में मेरे भाई अपन लिख लेंगे नेटवर्क। जाल को इंग्लिश में क्या लिख लेंगे मेरे भाई? नेटवर्क लिख लेंगे। और लिख लो, किसी भी जब परिपथों के समूह को अपन जाल कहते हैं, और परिपथों के समूह को क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। ठीक है ना? नेटवर्क। भाई इंग्लिश वर्ड को लिखते हुए चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश वर्ड क्लियर होने चाहिए। तो परिपथों के समूह को परिपथों का समूह बना लो। अब मेरे यहाँ पे देखो सर्किट फर्स्ट में रेजिस्टेंस लगा रखा है और सर्किट सेकंड में कैपेसिटर लगा रखा है। अब आपका मन कर रहा होगा कि हमने बल्ब क्यों नहीं लगाया? वैसे परिपथ में अपन बल्ब ज्यादा लगाते हैं। बल्ब का यूज इसलिए किया जाता है, देखो धारा को कोई ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए। आप यहाँ पे प्रेरण कुंडली का यूज कर सकते हैं, बल्ब का यूज कर सकते हैं, किसी भी अदर सोर्स का आप यूज कर सकते हैं, किसी भी अदर रेजिस्टेंस का आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ही आप यूज में लें। आप अदर डिवाइसेज भी, जैसे प्रेरण कुंडली, मेरे किसी भी दोस्त को मन में आ रहा होगा यार प्रेरण कुंडली अच्छी लगती है, कैपेसिटर के साथ प्रेरण कुंडली अच्छी लगती है, तो प्रेरण कुंडली आप बना लें। और फिर विद्युत स्रोत के आधार पर जाल के प्रकार डालें। और विद्युत स्रोत के आधार पर जाल के प्रकार है दो प्रकार, एक होता है सक्रिय जाल और दूसरा होता है निष्क्रिय जाल। टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस
of electric source, types of network on the basis electric source, yeah, on the basis of electric source, or it's in two types. First one is active network and the second one is passive network. ठीक है, तो अगर आप हेडिंग को इंग्लिश में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपने सभी चीजें समझ रखी है। अभी सक्रिय जाल के ऊपर अगर अपन बात करें तो वह नेटवर्क जिसमें धारा स्रोत उपस्थित हो सक्रिय जाल कहलाता है। आपको नेटवर्क नजर आ रहा होगा, वह नेटवर्क जिसमें धारा स्रोत उपस्थित हो उसे अपन क्या कहते हैं, सक्रिय जाल कहते हैं। और वह नेटवर्क जिसमें धारा स्रोत उपस्थित ना हो उसे अपन निष्क्रिय जाल कहते हैं। आप देखोगे दोस्त, जो सक्रिय जाल वाला नेटवर्क है इसमें धारा स्रोत आपको नजर आ रहा होगा। भाई यहाँ पे देखो धारा स्रोत है कि नहीं है, तो इससे करंट इसमें भी फ्लो हो रही है और इससे करंट इसमें भी फ्लो हो रही है। अर्थात आप इस नेटवर्क को ऐसा ना बनाएं और इस नेटवर्क को आप ऐसा ना बनाकर इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि भाई अपन ने पीछे जो नेटवर्क बनाया है उसके आधार पर भी तो आप इस नेटवर्क को बना सकते हैं। ये अपना बैटरी लग गया, ये अपना कैपेसिटर लग जाएगा और ये वाला भी वो सेम ही नेटवर्क होगा। भाई ये माइनस, ये अपना प्लस, ये रेजिस्टेंस आर है और ये प्लस, ये माइनस और ये कैपेसिटर सी है। तो ये वाला भी तो अपना नेटवर्क हो गया, ये बैटरी हो गई जिसको अपन ई से डिनोट कर देते हैं। भाई ये बैटरी ई से हो गई, इसको दो बैटरी लगी हैं, इसको एक को E1 मान लो और इस वाली को E2 मान लो। करंट दोनों में आई फ्लो हो ही रहा है, तो भाई इसको ये अपना क्या हो गया, सर्किट फर्स्ट हो गया और ये वाला क्या हो गया, सर्किट सेकंड हो गया। तो मेरे भाई इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। दोनों में कोई खास आपको मुसीबत वाली कोई चीज है नहीं। आपको जैसा मन कर आप सर्किट बना सकते हैं, जैसा मन करे सोर्स रोक सकते हैं, उसमें करंट फ्लो करा सकते हैं। बस आपकी करंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और आप जो मान रहे हैं वो युक्ति सही होनी चाहिए। तो सक्रिय जाल में लिख लो कि वह नेटवर्क जिसमें धारा स्रोत उपस्थित हो सक्रिय जाल कहलाता है। और उसमें ये युक्ति बना लो भी सक्रिय जाल में और फिर ये युक्ति बना लो, डिवाइस बना लो, एक्टिव नेटवर्क बना लो, जो भी। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं और बात करें अपन दोस्त निष्क्रिय जाल की। तो निष्क्रिय जाल क्या बोल रहा है कि वह जाल जिसमें धारा स्रोत अनुपस्थित हो, वह जाल जिसमें धारा स्रोत क्या हो मेरे भाई, अनुपस्थित हो, उसे अपन बोलते हैं निष्क्रिय जाल। यानी धारा स्रोत उसमें नहीं हो, सिर्फ खंडर पड़ा है। धारा स्रोत ना होने का मतलब क्या हुआ, खंडर पड़ा हुआ है। जैसे किसी कंपनी से बॉस भग जाए, आती है ना कुछ फ्रॉड कंपनियां, और उसमें से भाई थोड़े दिन 20 दिन दुगने पैसे देने वाले कि भाई 100 रुपए दो, हम उसके 200 करके देंगे या उसका ब्याज आपको देंगे। तो 10-15 दिन तो आपको ब्याज भी मिलता है। फिर वो एक फिक्स डेट रखते हैं कि भाई जैसे मंथ की फर्स्ट डेट को या मंथ के फर्स्ट वीक को आपको आपके पैसे मिलेंगे। और आपको फिर पता चलता है कि भाई 2 सप्ताह तक हमने जो पैसे लगाए उनका ब्याज तो हुआ था, लेकिन तीसरे सप्ताह कंपनी का नाम नजर नहीं आ रहा कहीं भी अपने इंटरनेट पे, तो मतलब बॉस भग जाता है। तो बॉस भग गया तो वो आपका जो ऐप है आपके फोन में वो खंडर पड़ा है, उसका बोर्ड ही नहीं है, तो उसको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो वो क्या हो गया, अपना निष्क्रिय हो गया। तो इसमें भी निष्क्रिय जाल में क्या है, बॉस नहीं है, अपना सोर्स नहीं है। तो सोर्स नहीं होगा तो निष्क्रिय जाल क्या कहलाएगा, अपना जाल क्या कहलाएगा, निष्क्रिय कहलाएगा। जैसे रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और रेजिस्टेंस को मैं डायरेक्ट ही जोड़ दूं, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि एक बार देखो इसको सही ठीक से ही बना ले, मैं दूर हट रहा हूं। अब देखते हैं, जैसे आपने रेजिस्टेंस लगा लिया और रेजिस्टेंस को अपन ने डायरेक्ट फिट कर दिया, और फिर अपन जैसे कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर भी डायरेक्ट लगा दिया। तो भाई बंद पथ तो ये है,
आप देखोगे भाई बंद पथ तो है लेकिन सोर्स नहीं है इसके अंदर। भाई इसको अपन कह देंगे कि भाई ये मानो सर्किट फर्स्ट है और इसको बोल दिया मानो सर्किट सेकंड है, ऐसा बोल दिया। यानी बंद पथ तो है लेकिन दोनों में सोर्स नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया, निष्क्रिय जाल हो गया। दोनों में सोर्स नहीं है, दोनों में करंट नहीं है, तो वो अपना हो गया निष्क्रिय जाल, पैसिव नेटवर्क। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लें। निष्क्रिय जाल का मतलब वह जाल जिसमें धारा स्रोत अनुपस्थित हो, निष्क्रिय जाल कहलाता है। और इस सर्किट को नोट डाउन कर लें। अब दोस्त अपन बात करेंगे विद्युत स्रोत के ऊपर। होपफुली ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं विद्युत स्रोत की। अब अपन आज बात करेंगे विद्युत स्रोत की। तो देखो विद्युत स्रोत क्या होता है। विद्युत स्रोत नाम से पता चल रहा है विद्युत का स्रोत, या जो विद्युत का प्रवाह करे। अब प्रवाह क्या करेगा, कहां पे करेगा, अरे भाई परिपथ में ही तो करेगा, अपने घर में तो करेगा नहीं। तो विद्युत स्रोत का मतलब होता है जो परिपथ में धारा का प्रवाह करे। विद्युत का मतलब धारा हो गई और स्रोत का मतलब जो स्रोत होता है, जो प्रवाह करता है धारा का, उसको कहते हैं विद्युत स्रोत। तो नाम से पता चल रहा है कि जो किसी परिपथ में किसी जाल में धारा का प्रवाह करे वो युक्ति है, वो विद्युत स्रोत कहलाती है। अब देखो विद्युत स्रोत भी अपना दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धारा स्रोत और एक होता है वोल्टता स्रोत। अब ध्यान में देने की बात यह है कि धारा स्रोत तो किसको बोला जाता है और वोल्टता स्रोत किसे बोला जाता है। भाई एक अपन ने बात की कि भाई विद्युत स्रोत, तो भाई विद्युत स्रोत से मतलब है कि विद्युत, विद्युत तो क्या एक ही प्रकार की विद्युत होती है। भाई विद्युत एक प्रकार की थोड़ी ना होती है। विद्युत के कुल टू टाइप्स हैं, एसी करंट भी होती है, डीसी करंट भी होती है। तो हो सकता है कि उनके आधार पर विद्युत स्रोत बटा हो, लेकिन उनके आधार पर विद्युत स्रोत नहीं बटा हुआ है। ये अपने रेजिस्टेंस के आधार पर, रेजिस्टेंस के आधार पर अपना विद्युत स्रोत बटा हुआ है। देखो धारा स्रोत की अगर बात करें, करंट सोर्स की अगर बात की जाए, तो करंट सोर्स का मतलब है कि अगर किसी परिपथ में अपना स्रोत इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अपना कोई भी स्रोत है इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के साथ अगर पैरेलल क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी अपना स्रोत है और स्रोत के साथ जो आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है वो लोड प्रतिरोध के साथ अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो, तो उसे तो अपन कहते हैं धारा स्रोत। और यानी अगर स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, सीरीज में जुड़ा हुआ हो, उसे अपन बोलते हैं वोल्टा स्रोत। उन्हें सुनना, धारा स्रोत का मतलब है किसी भी स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो लोड प्रतिरोध के साथ, आपको यहाँ पे लोड प्रतिरोध की जगह लोड प्रतिबाधा शब्द भी यूज में आ सकता है, आंतरिक प्रतिरोध की जगह आंतरिक प्रतिबाधा शब्द भी यूज में आ सकता है। ये चीजें अपन आगे क्लियर करेंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो जो स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अपन उसे कहेंगे धारा स्रोत। और अगर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसको कहेंगे अपन वोल्टा स्रोत। अब देखो दो चीजें यहाँ पे अपने यहाँ आई, एक तो आया धारा स्रोत, एक आया वोल्टा स्रोत। वो चीजें अपन यहाँ पे क्लियर करें, तो सुना ध्यान से। एक तो मैंने क्या बताया कि धारा स्रोत, एक शब्द यूज में लिया मैंने धारा स्रोत और एक शब्द लिया वोल्टा स्रोत। अब दोस्त अपन बात करते हैं कि जो धारा स्रोत है उसमें और वोल्टा स्रोत दोनों में ही मैंने दो शब्द यूज में लिया, एक तो लिया इंटरनल रेजिस्टेंस और एक लिया लोड रेजिस्टेंस। क्या ये दोनों शब्द यूज में लिया, मैंने कहा आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध, इनके आधार पर मैंने इन दोनों को डिफाइन किया। तो वास्तविकता में जो अपना आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अब मैं एक एक चीज को क्लियर करा रहा हूं, फिर आप बाद में कहीं आपको कंफ्यूज होगा।
और कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे बहुत बन जाती है, क्योंकि इसमें आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध में बहुत बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। ध्यान से सुन लेना, आंतरिक प्रतिरोध वास्तविकता में क्या होता है, स्रोत का ही प्रतिरोध होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर स्रोत धारा का प्रवाह करता है। स्रोत तो क्या करता है, धारा का प्रवाह करता है, यानी अपन को करंट देता है, जबकि प्रतिरोध का काम होता है करंट को ग्रहण करना, यानी करंट को रोकना। अपन वास्तविकता में प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाली जो युक्ति होती है उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध तो वास्तविकता में धारा को रोकता है और स्रोत धारा का फ्लो करता है, तो स्रोत में प्रतिरोध कैसे हो सकता है? भाई स्रोत का काम तो धारा को, दोनों अपोजिट चीजें हैं, और अगर दोनों अपोजिट चीजें आ रही है इसका मतलब धारा पूरी कंप्लीट रूप से अपने पास नहीं आ रही है। तो बिल्कुल बात यही है, एक मिनट, बात यही है कि कंप्लीटली रूप से अपन को धारा प्रवाहित नहीं मिलती। किसी भी सर्किट में अपन किसी भी डिवाइस में सोचें कि अपन को 100% करंट मिलती है, या अपन किसी भी डिवाइस के बारे में बात कर सकते हैं, तो 100% इफिशियंट कोई भी चीज नहीं होती है। अपन किसी भी जैसे कोई भी युक्ति है और उस युक्ति से अपन को 100%, जैसे अपन ने 100% जिसको जितनी एनर्जी दी है उस एनर्जी को 100% वर्क में चेंज कर दे, ऐसी युक्ति अभी तक बनी ही नहीं है। अपन आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे भी ये चीज कि कार्नोट से साइकिल वगैरह ये आएगी, तो कार्नो का एक सिद्धांत भी है कि ऐसे कोई भी युक्ति बनाना संभव नहीं है जो ऊर्जा को ग्रहण करके उसे संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे। तो ये एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है कि ऐसी कोई युक्ति अपन बना ही नहीं सकते जो ऊर्जा को ग्रहण करके उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दे। तो इसका मतलब सर जैसे अपन बाइक में पेट्रोल डलाते हैं, तो क्या पेट्रोल जितना होता है वो पूरी एवरेज नहीं देती है? तो बिल्कुल नहीं देती है। आप ये बात जानकर के आप अफसोस भी हो सकता है आपको कि यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप जैसे 1 लीटर आप किसी बाइक में पेट्रोल डला रहे हैं, तो आप मानते हो कि 1 लीटर पूरा आप इफिशियंट होगा? क्या 1 लीटर का पूरा एवरेज वो देगी? कभी नहीं देगी। 1 लीटर पेट्रोल में कुछ पेट्रोल होगा वो उसके टैंक में ही रह जाएगा, कुछ पेट्रोल होगा जो इंजन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो बीच, जैसे अपन कभी कभार होता है कि ऐसी पोजीशन आपके बनी होगी कि कभी अपन देखते हैं कि जैसे बाइक चल रही है और पेट्रोल खत्म हो गया तो अपन क्या करते हैं, बाइक को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, और टेढ़ा करने के बाद जब बाइक को स्टार्ट किया जाता है तो वो चलती है। और ऐसा देखने को मिला है कभी कभार बाइक 1 से 1.5 किलोमीटर तक ऐसे ही चल जाती है। तो क्या बाइक में कोई जादू आता है कि टेढ़ा करने से? जादू नहीं आता है, वो पेट्रोल उसके कहीं ना कहीं इंजन में, उसकी नालियों में फंसा रहता है। तो जैसे ही अपन उसको टेढ़ा करते हैं तो वो कंप्लीट रूप से मिल जाता है, तब जाकर के वो इफिशियंट बनती है। ठीक इसी प्रकार से अपने स्रोत में भी, जो अपना स्रोत होता है उसमें भी उसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। यानी जैसे आप किसी बैटरी को 100% से उसे चार्ज किया जा रहा है, तो 100% जितना आपने चार्ज किया उतना वो वर्क में उसे चेंज कर ही नहीं सकती। 100% इफिशियंट कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार से बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है, बैटरी जो खुद अपनी धारा को कंजर्व करती है, खुद अवशोषित करती है, उस धारा के उस प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध बोला जाता है। आंतरिक का मतलब होता है बैटरी का खुद का प्रतिरोध। जबकि फिर एक वर्ड मैंने बोला लोड प्रतिरोध। तो लोड प्रतिरोध होता है वो बैटरी का प्रतिरोध नहीं होता है। लोड प्रतिरोध अपनी बैटरी का प्रतिरोध नहीं होता है, वो अपने स्रोत का प्रतिरोध नहीं होता है, बल्कि वो होता है लोड पर लगी जो भी कोई युक्ति है जहां तक अपन को करंट को पहुंचानी है। लोड का मतलब होता है कि सोर्स से जो करंट अपने फ्लो की, सोर्स से जो करंट अपने भेजी वो कहाँ रुकानी है या किस डिवाइस तक अपने भेजी, और जिस डिवाइस तक भेजी है वो डिवाइस लोड कहलाती है। अपन अगर मानो एक अपने बेसिकली अपने घर का ही एग्जांपल ले लें, तो जैसे सोर्स का, जैसे अपना ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को अपन सोर्स मान रहे हैं। भाई अपन दूर नहीं जा रहे हैं कि अपन कह रहे हैं कि भाई अपने ट्रांसफार्मर से अपने घर तक लाइट आ रही है, तो ट्रांसफार्मर क्या हो गया, सोर्स हो गया। उसी ट्रांसफार्मर में
उसके कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध होगा, उसी ट्रांसफार्मर में उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा, और वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ धारा को अपनी ओर रोकेगा, कुछ ना कुछ धारा को क्या करेगा, रोकेगा। तो वो धारा क्या हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस उसको बोल दिया, जो कि ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है। फिर बात करें लोड रेजिस्टेंस कहाँ है, तो अपने घरों में जो भी युक्तियां लगी हुई है, जहां तक करंट को पहुंचाया जा रहा है, जैसे अपने घर में लगा है फ्रिज, तो वो है लोड रेजिस्टेंस, लोड प्रतिरोध। जैसे अपने घर में लगी है कोई भी बल्ब, अपनी फ्रिज लगी है, कोई भी मिक्सर वगैरह लगा हुआ है, आरओ वगैरह लगा हुआ है, वो सभी युक्तियां जहां तक अपन को करंट को पहुंचाना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लोड प्रतिरोध। क्योंकि प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना। तो वास्तविकता में फ्रिज में से जो धारा आ रही है, तो फ्रिज क्या काम कर रहा है, धारा को रोक के और फिर उस धारा को कूल करने का काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से फैन में कोई लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है तो वास्तविकता में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा फैन में, जो धारा को रोक रहा है, और फिर वो उसको, जैसे अपने फैन में कोई भी कॉपर का वायर लगा हुआ है, तो कॉपर का वायर वास्तविकता में रेजिस्टेंस का ही तो काम कर रहा है, वो धारा को रोक रहा है, और फिर वो क्या कर रहा है, घूम रहा है और अपना फैन चल रहा है। तो होपफुली आपको लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों में फर्क है वो समझ में आ गया होगा। तो अब धारा स्रोत अपन क्या बोल देंगे कि जो अपने स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध किसके साथ, लोड प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। अपन ने दो शब्द, एक शब्द और यूज में लिया, और वो शब्द था समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। शब्द क्या यूज में लिया मेरे भाई, एक अपन ने यूज में लिया समांतर क्रम, और एक यूज में लिया अपन ने श्रेणी क्रम। दो शब्द यूज में लिए, एक होता है समांतर क्रम और दूसरा वाला होता है श्रेणी क्रम। वैसे तो ये दोनों चीजें अपन 11th-12th में पढ़ी होगी, और 11th-12th की क्यों बात करें, अपन 10th में ही आ जाता है ये चीज। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, परिपथों का समांतर क्रम, परिपथों का श्रेणी क्रम आता है। तो उन्हें अपन उन्हीं चीजों के बारे में बात करें। तो दोस्त सबसे पहले अपन बात करें समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम क्या होता है, तो अपन बोलते हैं कि कोई भी मानो दो प्रतिरोध है, और इन दोनों प्रतिरोधों को मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ो। आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ो, तो अपन क्या करते हैं कि भाई पहले प्रतिरोध का ये मानो पहला सिरा है, और ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा हो गया, और ये दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा हो गया। समांतर का मतलब है कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए। यही होता है ना मेरे भाई, भाई पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को आपस में जोड़ दिया जाए, और पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के भी दूसरे सिरे को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, और इस प्रकार से ये जो संयोजन अपना प्राप्त हुआ, इस प्रकार से वो वाला जो संयोजन अपना प्राप्त हुआ, उसको अपन क्या बोल देंगे, समांतर क्रम संयोजन। इसको अपन क्या बोल देंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या हो गया कि अपने जो दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इसका मतलब हो गया कि दोनों प्रतिरोधों के पहले सिरे आपस में कनेक्टेड हो, और दोनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे आपस में कनेक्टेड हो, यानी पहले प्रतिरोध का भी पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा, और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का भी दूसरा सिरा, ये आपस में कनेक्टेड हो, और इनसे मिलकर के जो संयोजन बनेगा उसे तो अपन कह देंगे समांतर क्रम संयोजन। इसे तो क्या बोल देंगे, समांतर क्रम संयोजन। और दोस्त अगर अपन बात करें श्रेणी क्रम की, अभी अपन बात करें श्रेणी क्रम संयोजन की, तो श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान से सुनना। श्रेणी क्रम का मतलब जैसे वो ही मैं बोल रहा हूं कि दो प्रतिरोध हैं, अब आपको इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो अपन क्या बोलेंगे कि मानो ये पहला प्रतिरोध का पहला सिरा है, और ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये पहले प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, और ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। श्रेणी क्रम में अपन क्या करेंगे, तो श्रेणी क्रम में अपन ये करते हैं कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, इसको अगर मैं श्रेणी क्रम को और अच्छे से समझाऊं तो इनको थोड़ा इनकी पोजीशन को चेंज कर दें।
इनकी पोजीशन को एक बार अपन चेंज कर ले, मेरे ख्याल से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं इस प्रकार से ले लूं और ये दो परिपथ हैं, बात तो वही है, बस इनको मैंने थोड़ा इनके शेप को चेंज कर दिया और ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। अब देखना ध्यान से सुनना, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जो वहां पे मैं ये ब्लू पॉइंट मैंने किया, ये क्या हो गया, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को अगर अपन आपस में जोड़ दें, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस प्रकार से अगर आपस में कनेक्टेड हैं और इस प्रकार से आपस में कनेक्टेड होकर ये दो अपन कोई भी वायर निकाल दें और ये जो संयोजन बनेगा उसे अपन क्या कह देंगे मेरे भाई, श्रेणी क्रम संयोजन कह देंगे। यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से आपस में कनेक्टेड हो तो उसे अपन बोलते हैं श्रेणी क्रम। अगर इस प्रकार से अगर अपना आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध किसी भी स्रोत के साथ ऐसे कनेक्टेड हो, ये मानो कोई मैं स्रोत लगा रहा हूं और किसी स्रोत के साथ अगर इस पोजीशन में कनेक्टेड हो तो ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये अपना वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। यही है वोल्टेज सोर्स का मतलब, यही है कि किसी भी स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उसे अपन क्या कह देंगे, वोल्टेज सोर्स कह देंगे। तो होपफुली आपको श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इंटरनल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, ये चीजें समझ में आई होंगी। अब अपन कहीं ना कहीं यूज में लेते हैं प्रतिबाधा शब्द। प्रतिबाधा शब्द भी बहुत जगहों पे यूज में लिया जाता है, तो मैं चाहूंगा कि अभी आपको प्रतिबाधा शब्द समझाऊं और फिर पुनः प्रतिबाधा का, अपने इंपीडेंस का आगे ये टॉपिक ही है तो अपन वहीं पे इसे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रतिबाधा शब्द अपन यहाँ नहीं समझ के आगे समझ लेंगे, ठीक है। अभी अपन बात कर लें तो जो अपना करंट सोर्स वगैरह था उसी के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो विद्युत स्रोत के आधार पर धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत दो प्रकार के हो गए। अब अपन धारा स्रोत के बारे में अगर बात करें तो धारा स्रोत क्या बोल रहा है, एक मिनट, ये इससे पहले अपन धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत के ऊपर बात करें तो दोस्त धारा स्रोत के बारे में मैंने क्या बताया आपको, धारा स्रोत एक मिनट, धारा स्रोत, अब सुनना ध्यान से, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं और एक बार अपन परिपथों को हटा दें तो मेरे ख्याल से सही होगा। इसको वैसे ही हटा देते हैं। अब देखते हैं भाई, अब देखो धारा स्रोत की डेफिनेशन पढ़ो भाई, क्या मैंने बताई वही थी क्या, वह विद्युत स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो। यानी अगर लोड प्रतिरोध के साथ अगर वो समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसको तो अपन क्या बोल रहे हैं, धारा स्रोत, उसको क्या बोल रहे हैं, धारा स्रोत। और अगर लोड प्रतिरोध के साथ वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसको अपन बोल रहे हैं वोल्टता स्रोत। अब ध्यान से सुनना, अब एक चीज आप और ध्यान देना धारा स्रोत और वोल्टा स्रोत में कि लोड प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध वाली ये दोनों डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज और ध्यान देना, इसमें वोल्टेज सोर्स का जो साइन होता है, वोल्टेज सोर्स का साइन होता है इस प्रकार से, और आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार का अगर बैटरी का साइन भी मिल जाए तो ये दोनों ही जो साइन है वो वोल्टेज सोर्स के साइन होते हैं, दोनों ही साइन। अब आप, और धारा स्रोत का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, धारा स्रोत का, स्रोत की बात कर रहा हूं मैं, अगर धारा स्रोत के साइन की बात की जाए तो वो साइन होगा ये, और अगर वोल्टा स्रोत के साइन की बात की जाए तो ये दोनों साइन होते हैं वो वोल्टा स्रोत के होते हैं।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई धारा स्रोत के तो एक ही साइन है, और ये जो तीर का निशान है, और ये जो तीर के निशान की जो जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में अपना तीर का निशान है, तो वो डायरेक्शन तो होगी पॉजिटिव। देखो जिस प्रकार से, यानी ये तो हो गया अपना पॉजिटिव, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। ये जो तीर का निशान जिस तरफ होगा वो वाला पॉजिटिव, और वो जो बच गया वो नेगेटिव होता है, ऐसा होता है इसमें तो। लेकिन अगर वोल्टेज सोर्स की बात की जाए, तो वोल्टेज सोर्स में अपने दो साइन क्यों होते हैं? सबसे पहली बात तो ये होती है, और दोनों साइनों का यूज क्या है फिर, ये सवाल अक्सर उठता ही है। तो बिल्कुल दोनों सवालों को अपन ध्यान से जानेंगे, और ये सवाल उठना भी जरूरी है। तो सुनना ध्यान से सुनना भाई, कि वोल्टेज सोर्स के मैंने आपको दो प्रकार के साइन बताए। एक तो मैंने बताया ये वाला, और एक आपको ये वाला, दोनों साइन। अब देखो, ये वाला जो साइन मैंने आपको बताया, ये वाला जो साइन आपको मैंने बताया, वो वाला होता है एसी करंट के लिए। ये वाला जो साइन होता है वो तो होता है एसी करंट के लिए, और ये वाला जो साइन यूज में लिया जाता है वो होता है डीसी करंट के लिए। इनकी आप माइनस प्लस भी इनमें लगा लो। अब ध्यान से सुनना, डीसी करंट के लिए अगर कोई साइन यूज में लिया जाता है तो वो ये लिया जाता है। और अगर ये जो देखो आप एसी करंट में, ये जो आप एसी करंट को आप पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, एसी करंट का मतलब क्या होता है? जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, आवर्ती हो, यानी ऐसी करंट जिसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी हो, उसकी आवर्ती हो, तो उसे तो कहते हैं एसी करंट। और एसी करंट जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो, कोई आवर्ती नहीं हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जीरो हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट का मतलब सिर्फ डायरेक्ट, कोई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जैसे फ्रीक्वेंसी का अपन ग्राफ करें तो यानी इस प्रकार से अपनी धारा जाए। फ्रीक्वेंसी का मतलब मेरी बात समझ रहे होंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार का जो ग्राफ है वो तो होता है एसी करंट का। और अगर अपन डीसी करंट की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आती है, वोल्टेज और धारा के मध्य बनाया गया ग्राफ, अगर एकदम स्ट्रेट लाइन आए तो उसको अपन कहते हैं बिल्कुल कांस्टेंट, अपन बोले स्थिर ग्राफ, तो वो होता है डीसी करंट का जो ग्राफ है। डीसी करंट नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट करंट, अपन इसको, इसका पूरा नाम बोले डायरेक्ट करंट, डिस्क धारा, डायरेक्ट करंट डिस्क धारा। ऐसी करंट होती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है इसकी आवर्ती होती है। जैसे इंडिया में अगर अपन किसी अगर ऐसी करंट की बात की जाए तो इंडिया में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। और अगर यूएसए जैसे स्टेट की, यूएसए जैसे रीजन की बात करें, नेशन की बात करें, तो वहां पे जो एसी करंट की जो आवर्ती होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 60 हर्ट्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? अपन कहीं ना कहीं अपन ने, आपने सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा ये चीज, तो एसी करंट के जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, जबकि यूएसए जैसे शहर में 60 हर्ट्ज होती है। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जितनी, जिस करंट की जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ही अधिक बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। यानी जैसे अपनी 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आ रही है इंडिया में एसी करंट की, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में अपनी करंट 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। और अगर यूएसए जैसे शहर की बात करें तो उसमें लिखा होता है 60 हर्ट्ज। तो 60 हर्ट्ज का मतलब यह है कि एक सेकंड में जो अपना करंट है वो 60 बार धारा को चेंज कर रहा है, 60 बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है अपनी धारा की। तो भाई उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अपनी जो धारा है वो, अगर अपन अधिक लंबे दूर तक अगर धारा को अगर ले जाया जाए, अधिक लंबाई तक अगर धारा को ले जाना हो, तो उस वक्त अपन को उतना ही पावर, पावर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उस वक्त जो धारा यूज में ली जाती है वो यूज में ली जाती है अल्टरनेटिंग करंट। और अगर अपन को धारा को पावर के साथ ले जाना हो, यानी झटके से अगर धारा को ले जाना हो, बहुत अधिक पावरफुल तरीके से अगर धारा को ले जाना हो, तो वहां पे यूज में आई जाती है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। क्योंकि दिष्ट धारा की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बहुत अधिक पावरफुल जो धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है। और अगर करंट को पावरफुल तरीके से ले जाना हो तो उस वक्त अपन बात करते हैं दिष्ट धारा की,
और अगर करंट को लंबाई तक, लंबी दूरी तक अगर करंट को अपन को पहुंचाना है, उस वक्त अपनी दिष्ट धारा फैल हो जाती है, उसका पावर कम हो जाता है। उस वक्त अपन बात करेंगे किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की। अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मानो कोई भी दो, अपने कोई भी दो व्यक्ति लिए, भाई दो व्यक्तियों को, और अपन एक फिक्स दूरी दे दी कि भाई आपको 5 किलोमीटर तक जाना है। अपन ने भाई दोनों व्यक्तियों को अच्छे तरीके से, भाई पूरी बढ़िया एनर्जेटिक तरीके से दोनों को सेम रेशियो में रखा, और दोनों को कहा कि, एक व्यक्ति को कहा कि तुझे दौड़ करके और फिर 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और दूसरे व्यक्ति को कहा कि तू कैसे भी चला जा, तू धीरे धीरे जा, लोड परेड करते जा, कैसे भी जा तू, तुझे भी 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। एक व्यक्ति को आप कह रहे हो कि आपको दौड़ के 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप पाओगे कि वो 5 किलोमीटर से पहले ही थक जाएगा। अगर वो 5 किलोमीटर की दूरी तय भी करेगा तो वहां पे जाते जाते थक जाएगा, उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, आप पाओगे वो बहुत अधिक थकान महसूस करेगा। और जो भाई जी धीरे धीरे जा रहा है, लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है, तो उसको तो क्या ही फर्क पड़ेगा, उसको उसकी एनर्जी में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वो जैसा रहेगा वो वैसा ही रहेगा। तो ठीक अल्टरनेटिव करंट भी ऐसी होती है, वो लुढ़कते लुढ़कते जाती है, डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मतलब कभी ऊपर गई है, आप उसका आप ग्राफ देख सकते हो। ग्राफ का मतलब कभी तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, फिर एक शिखर पर पहुंच गई, फिर वो स्थिर हो गई, फिर वापस वो नीचे आ रही है, मतलब कभी बहुत ज्यादा पावर हो गया, फिर वो एकदम पावर को लो कर दिया, फिर वापस पावर बढ़ा दिया, फिर वो स्थिर हो गई, फिर वो लो हो गई, यानी लुढ़कते लुढ़कते चल रही है। जबकि डायरेक्ट करंट का तो आप ग्राफ ही देख रहे हो, बिल्कुल स्थिर आ रहा है, मतलब कोई भी उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो जिस स्पीड से, जिस रेशियो से वो चल रही है, उसी रेशियो से चल रही है। तो होपफुली अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का आपको समझ में आया होगा। इसलिए वोल्टेज सोर्स में जो अपनी ये फ्रीक्वेंसी का ये जो ग्राफ होता है, अपना ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखो, आप ये ग्राफ ही देख रहे होंगे, यानी ये फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, तो ये तो होता है एसी करंट का ग्राफ, और डायरेक्ट में आपको सीधा दिखाई दे रहा है, यानी ग्राफ के आधार पर भी आप देख ही लोगे। तो डायरेक्ट में क्या होता है, तो ये दो प्रकार की करंट होती है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, जो अपने वोल्टेज सोर्स में यूज की जाती है। और अगर डायरेक्ट सोर्स का मैंने आपको बताया ही है, अगर वो सोर्स अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो फिर उस वक्त तो कोई बड़ी दिक्कत है ही नहीं। तो होपफुली ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अपन बात ही कर लेंगे चलो कोई बात नहीं, इसको वैसे ही हटाना पड़ेगा। दोस्त अब अपन बात कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के ऊपर अपन अगर डायग्राम बनाए तो वो कैसे बनेगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से वो चीज समझ में तो आ ही गई होगी। अब सिर्फ लिखावट का काम रहा है, तो अपन उसे लिख लें और फिर बाकी देखें। ये सब चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में लगता है कि क्या पता फिजिक्स में क्या ही हो रहा है। अगर फिजिक्स को हार्ड बनाना है तो बेसिक को पढ़ना छोड़ दो। अगर आपको फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट को, इतनी प्यारी सब्जेक्ट को अगर हार्ड बनाना है तो बेसिक पढ़ना छोड़ दो, अपने आप हार्ड बन जाएगी। और अगर उसे इजी करना है तो बेसिक से पढ़ते चलो, इजी भी हो जाएगी। तो दोस्त धारा स्रोत की बात करें तो ये अपना धारा स्रोत हो गया, और ये धारा स्रोत का अपन आंतरिक प्रतिरोध बना रहा हूं, और आंतरिक प्रतिरोध को लोड प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में अगर जोड़ दें तो वो अपना क्या हो गया, ये अपना आई एस, ये धारा स्रोत है, यानी करंट, और एस का मतलब है यहाँ पे सोर्स, तो ये तो हो गया अपना धारा स्रोत। और अगर वोल्टेज स्रोत की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज स्रोत के दो डायग्राम बनेंगे। ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया अपना लोड रेजिस्टेंस। इसके साथ यानी आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध को अपन ने किसके साथ जोड़ दिया, ये वोल्टेज सोर्स का मतलब V का मतलब हो गया वोल्टेज, और S का मतलब हो गया यहाँ पे सोर्स। इसको अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया मेरे भाई, श्रेणी क्रम में। और एक और अगर इसका ग्राफ बनाऊं मैं, एक और इसका अगर डायग्राम बनाऊं दिष्ट धारा के लिए, तो डायरेक्ट करंट के लिए भी इसका ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो गया लोड, और ये हो गया आंतरिक, IRIN इसको आंतरिक बोलते हैं। और इसको ये हो गया अपना दिष्ट धारा के लिए, ये मतलब ये मान लेते हैं सोर्स क्या है, E है, और ये हो गया डायरेक्ट करंट के लिए।
तो दोस्त होपफुली आपको परिभाषा और सब कुछ ध्यान से समझ में आ गए होंगे। अभी बात है नोट डाउन करने की, तो धारा स्रोत हेडिंग डाल लें और फिर उसमें नोट डाउन करें। वह विद्युत स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध वह विद्युत स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो। लोड प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? धारा स्रोत कहते हैं। दोस्त ध्यान से देखोगे तो परिभाषा आपके डायग्राम में छिपी हुई है कि जिसका वह धारा स्रोत जिसका इसका आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ क्या है मेरे भाई? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। क्या आप इसको देख पा रहे होंगे? समांतर क्रम की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई ना मेरे भाई? तो वो तो हो गया धारा स्रोत। और वोल्टा स्रोत में लिखो कि वह विद्युत स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। जिसका आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, वोल्टा स्रोत कहलाता है। तो यानी यह वह विद्युत स्रोत हो गया। आप एक बार इसे नोट डाउन कर लें, फिर देखते हैं। एक बार नोट डाउन कर लें भाई, दोनों ही डायग्राम को आप नोट डाउन कर लें। ये दोनों ही डायग्राम मैंने बना दिए और दोनों ही डायग्राम को आप नोट डाउन कर लें, फिर समझें इन चीजों को। जल्दी से भाई फटाक से दोनों को नोट डाउन कर लें, फिर दोनों चीजों को समझा जाए। तो अब सुनना मेरे भाई, यानी ये क्या बोल रहा है कि यानी सोर्स है वो आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध के साथ अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो। ये देखो, ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में कैसे है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा है और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो वो मेरे भाई क्या हो गया? अपने आप उसमें सोर्स में ही आ गया। ठीक है, तो यहां तक होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अपन ने आज धारा स्रोत और वोल्टा स्रोत दोनों के ऊपर बात की। आने वाली क्लास में अपन दोनों के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। धारा स्रोत के भी दो टाइप होते हैं और वोल्टा स्रोत के भी दो टाइप होते हैं। दोनों टाइप्स के ऊपर डिटेयली डिस्कशन करेंगे। दोस्त अभी समय मुझे इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को यूं ही जोश और जुनूनी तरीके से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।